हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्की रोनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस किया था। आज अपन क्वेश्चन नंबर 18 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो 15, 16, 17 जो भी हमारे तीन क्वेश्चन है, 15 नहीं 16 एंड 17 उनका मिक्सर है। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि डिबेंचर जब कंपनी इशू करती है तो कितने तरीके से डिबेंचर इशू कर सकती है। तो मेनली कंपनी के पास में दो तरीके होते हैं, एक तो कैश में इशू कर सकती है, एक विदाउट कैश कर सकती है। ठीक है, अगर कैश में डिबेंचर इशू होते हैं तो उसकी एंट्रीज अपन देख चुके थे। उसके बाद में हमने देखा कि डिबेंचर विदाउट कैश यानी अदर कंसिडरेशन अदर देन कैश में अगर इशू करते हैं तो इसमें किस तरीके से कंपनी डिबेंचर अपने इशू करती है। तो तीन तरीके थे इसमें भी, एसेट्स खरीदने के बदले में डिबेंचर इशू करना, किसी का बिजनेस परचेज किया उसके बदले में डिबेंचर इशू करना, और थर्ड पॉइंट हमने देखा था कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में अगर हम डिबेंचर इशू करते हैं तो क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें ये तीनों ही पॉइंट साथ में आ रहे हैं यानी कैश भी है, अदर देन कैश भी है। अदर देन कैश के अंदर भी जो भी हमारे पॉइंट्स हो सारे पॉइंट्स इसमें यहाँ पर कवर कर लिए, इसलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रीड करवा देता हूँ। सतीश लिमिटेड ने 6 लाख रुपए के 8% ऋण पत्रों का निर्गमन निम्न प्रकार किया। अब सतीश लिमिटेड ने डिबेंचर इशू किए हैं। सतीश लिमिटेड इशूड 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹6 लाख एज फॉलोज, यानी टोटल मिलाकर उसने 6 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए। ठीक है, 3 लाख रुपए के तो उसने 8% ऋण पत्रों को 20% प्रीमियम पर नगद के लिए, नगद यानी कैश में। ठीक है, अब समझ रहे हैं इस पॉइंट को। टोटल मिलाकर 6 लाख रुपीस के डिबेंचर इशू हो रहे हैं। ठीक है, जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट इसने बोला कैश में हमने 3 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए और वो भी प्रीमियम पर 20%। ठीक है, तो पहले इस पॉइंट को अपन डिस्कस करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट भी बनानी है। लास्ट में जाके क्वेश्चन में बैलेंस शीट भी पूछता है, तो बहुत अच्छा इसलिए भी क्वेश्चन हो जाता है कि इसमें बैलेंस शीट भी पूछी गई है। बैलेंस शीट के लिए इधर अब मैं साइड में यहाँ पर जगह रखूंगा। ठीक है, तो अब अपन सबसे फर्स्ट 18 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 18, और इसमें फर्स्ट पॉइंट जो है हमारे पास में 3 लाख रुपए के हमने डिबेंचर इशू किए। 3 लाख रुपीस के डिबेंचर, ध्यान रखना अमाउंट बता दिया इसने 3 लाख रुपए के। ठीक है, और डिबेंचर का जो हमारा नाम था वो डिबेंचर का नाम था 8% डिबेंचर, 8% डिबेंचर्स, और ये हमने 20% प्रीमियम पे इशू किए। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसकी अगर एंट्रीज करें तो कंपनी कैश में इशू करी लेकिन इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांग रही है। कहीं पर भी हमें नहीं बोला एप्लीकेशन पे कितने हैं, अलॉटमेंट में कितने हैं, ठीक है, या अंडर सब्सक्रिप्शन ओवर सब्सक्रिप्शन, कुछ नहीं है। सारा पैसा कंपनी ने एक साथ ले लिया। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि कंपनी की फर्स्ट एंट्री जो होती है वो हमारे पास में होती है बैंक अकाउंट डेबिट। कैश में इशू करते हैं तो बैंक में पैसा आएगा। क्या 3 लाख आएंगे या एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा? एक्स्ट्रा अमाउंट आएगा, क्योंकि हमने यहाँ 20% प्रीमियम पे इशू किया है। तो 3 लाख जो उसने ये वैल्यू बताई है ये हमेशा फेस वैल्यू आपको क्वेश्चन में बताएगा, या तो क्वेश्चन नंबर ऑफ डिबेंचर्स बताएगा या फिर वो आपको हमेशा फेस वैल्यू बताता है। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट एंट्री जो होगी इसमें, फर्स्ट तो हम एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट इसलिए लिखा, एप्लीकेशन पर ही हमने सारे डिबेंचर्स अलॉट कर दिए, फ्यूचर में हम अब कॉल इनसे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हमें जो यहाँ पर अमाउंट रिसीव होगा वो 3 लाख रुपए तो हमें मिलेंगे डिबेंचर्स के, प्लस 20% और मिलेगा ऑफ ₹3 लाख। ठीक है, तो 3 लाख का 20% 60,000 और मिलेंगे, तो टोटल मिलाकर अपने को यहाँ अमाउंट रिसीव हो जाएगा 3,60,000 रुपए। यहां हम सिक्योरिटी प्रीमियम को साथ में नहीं लिखेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम याद रखना कभी भी बैंक के साथ में नहीं आता है, यानी फर्स्ट वाली एंट्री में नहीं आता है। ठीक है, सेकेंड एंट्री के साथ में हम एडजस्टमेंट करेंगे कि इस अमाउंट का हमने क्या किया। तो अब हम एंट्री करेंगे डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। ये जो 3,60,000 रुपए में मिले इसका हमने क्या किया, 8% डिबेंचर्स, इसमें हमेशा फेस वैल्यू आती है। ठीक है, तो जो फेस वैल्यू थी 3 लाख रुपए वो तो यहाँ चला जाएगा, और जो एक्स्ट्रा था 60,000 रुपए वो हम सिक्योरिटी प्रीमियम के अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि हमारे लिए क्या है, इनकम है। ठीक है, एक्स्ट्रा मिला हमें टू सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, तो 3 लाख फेस वैल्यू यहाँ चली गई एंड 60,000 जो हमारा प्रीमियम था वो यहाँ गया। ये हमारे पास में फर्स्ट, तो हमने टोटल 6 लाख रुपीस फेस वैल्यू के डिबेंचर इश्यू किए थे, जिसमें से 3 लाख फेस वैल्यू का तो एडजस्टमेंट हो गया। बाकी का हमने क्या किया, सेकंड पॉइंट कह रहा है बैंक ने 1 लाख रुपए का ऋण लिया
और उसके बदले सेकंड पॉइंट है 1,25,000 रुपए का कंप्यूटर खरीदा और प्रतिफल स्वरूप उसको 1.5 लाख रुपए के अंकित मूल्य के 8% ऋण पत्र निर्गमित किए। अब इस चीज को अच्छे से समझना। ए कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1,25,000 परचेज फ्रॉम अर्णव लिमिटेड फॉर द consideration is paid in rupees, it is issued 8% debentures with a nominal value of rupees 1,50,000। अब अच्छे से ध्यान से देखना, हमने कंप्यूटर तो 1,25,000 का खरीदा, लेकिन हम जो डिबेंचर अगले को दे रहे हैं वो 1,50,000 के डिबेंचर दे रहे हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, क्या यहाँ 8 पार है? तो 8 पार तो डेफिनेटली यहाँ पर नहीं है। 8 पार क्यों ही नहीं है यहाँ पर डेफिनेटली? क्योंकि अगर 1,25,000 का कंप्यूटर परचेज किया तो 1,25,000 के हमें डिबेंचर इश्यू करने चाहिए थे, तब तो 8 पार होता। अगर एप डाउन होता है अमाउंट तो या तो डिस्काउंट हो सकता है या प्रीमियम हो सकता है। ठीक है, अब इसको गौर से देखना, इसमें अमाउंट क्या आएगा। वैसे अगर हम एंट्री डायरेक्टली करें तो भी पता चल जाएगा, बट डायरेक्टली इसको सोचने का ट्राई करें। मैंने किसी से 1,25,000 की चीज ली, मैंने 1,25,000 की चीज लेके अपने 1.5 लाख रुपए की चीज उसको दी, तो मुझे फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? नुकसान हुआ, लॉस है। मैंने 1,25,000 की चीज ली, यानी कंप्यूटर तो मैंने उसका 1,25,000 का ही लिया, इसके बदले में मैं उसको 1.5 लाख के डिबेंचर दे रहा हूं, यानी हमें लॉस हो रहा है। और लॉस कब होता है? प्रीमियम होने पर या डिस्काउंट होने पर। लॉस होता है डिस्काउंट में। तो अगर कंपनी किसी से 1,25,000 का कंप्यूटर परचेज करी, इसके बदले में अगर हम 1.5 लाख रुपए के उसको डिबेंचर इश्यू करें, तो हमने डिबेंचर डिस्काउंट में इश्यू किए, क्योंकि हमें यहाँ पर लॉस हुआ। ठीक है, तो अब इसकी क्या एंट्री होगी? सेकंड पॉइंट एसेट्स परचेज। ठीक है, इस केस में देखिए हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले तो हम एसेट्स परचेज करेंगे। किस पार्टी से हमने एसेट्स परचेज करी थी? हमने अर्णव लिमिटेड से 1,25,000 का कंप्यूटर परचेज किया। तो सबसे पहले हम कंप्यूटर परचेज करने की एंट्री करेंगे। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, एसेट्स हमारे पास में आएगी, डेबिट करना है। ठीक है, तो एंट्री हो जाएगी कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा वेंडर का नाम जो हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, अर्णव लिमिटेड अकाउंट। तो हमने अर्णव लिमिटेड को क्या बना दिया? लाइबिलिटी बना दिया, हमें उसको पेमेंट करना है। चीज हमने उससे 1,25,000 की परचेज करी थी, तो यहाँ आएगा 1,25,000। ठीक है, सेकंड एंट्री जो होगी, अब अर्णव लिमिटेड को हम जो पेमेंट कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं? वो हम इसको पेमेंट कर रहे हैं डिबेंचर्स में, और डिबेंचर भी हमने उसको डिस्काउंट पे इशू किए। समझा चुका हूँ डिस्काउंट क्यों है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री हो जाएगी अर्णव रिसीवर है, रिसीवर ऑलवेज विल बी डेबिटेड। तो अर्णव लिमिटेड अकाउंट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है। ठीक है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा 8% डिबेंचर्स अकाउंट। डायरेक्टली अमाउंट हम डिबेंचर्स में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो एसेट परचेज करने की अपन एंट्री कर चुके हैं। अब देखिए, अर्णव लिमिटेड में 1,25,000 आएंगे। अर्णव लिमिटेड को हमने जो डिबेंचर्स दिए 1,50,000 के दिए, तो डिबेंचर्स तो हमने इश्यू किए 150 के, तो 25,000 जो डिफरेंस आएगा 25,000 का, वो हो जाएगा हमारे पास में डिस्काउंट। ठीक है, नेक्स्ट, अब क्या हमने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और इसके बदले हमने 1.5 लाख रुपए के हमारे डिबेंचर्स वहां समपार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में वहां पर रख दिए। तो इस केस में हम क्या एंट्री करेंगे? इसको देखना। तो थर्ड है हमारे पास में कोलेटरल सिक्योरिटी। अब कोलेटरल सिक्योरिटी में हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि 2 तरीके से अकाउंटिंग होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन कहे जिन्हें एंट्री करनी है तो हम एंट्री करते हैं, अगर क्वेश्चन कहे एंट्री नहीं करनी तो हम एंट्री नहीं करते। इस क्वेश्चन में इसने कुछ भी नहीं बोला है, क्वेश्चन साइलेंट है कि एंट्री करनी या नहीं करनी। तो याद रखना, अगर क्वेश्चन इस तरीके साइलेंट होता है तो हम हमेशा कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स को मॉर्गेज करने की एंट्री करके आएंगे, यानी एंट्री हमें करनी है। यानी इस केस में 2 एंट्री होंगी, फर्स्ट लोन लेने पर, और सेकंड हमारे डिबेंचर्स हम वहां पर गिरवी रख रहे हैं समपार्श्विक प्रतिभूति कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में, इसकी एंट्री हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हमें उसकी एंट्री करनी है, सेकंड मेथड का यूज लेना है। तो फर्स्ट एंट्री अगेन क्या हो जाएगी? लोन लेने पर क्या एंट्री हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ेगा और हमारे पास एक नई लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी। बैंक लोन की लायबिलिटी बढ़ने पर हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है टू बैंक
लोन अकाउंट। ठीक है, अब हमने ध्यान रखना लोन तो 1 लाख का ही लिया तो हमारे पास में पैसे तो 1 लाख ही आएंगे, लेकिन जो हम कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर्स गिरवी रख रहे हैं वो हम रख रहे हैं 1.5 लाख रुपए के। कितने के? 1.5 लाख रुपए के, 1,50,000 के। तो कोलेटरल सिक्योरिटी में डिबेंचर इश्यू करने की जो एंट्री करनी है, जो हमने एंट्री करी थी लास्ट क्लास में, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर्स। ठीक है, वो 1.5 लाख से एंट्री होगी। तो नेक्स्ट हमारी एंट्री हो जाएगी डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर्स अकाउंट, और ये जो डिबेंचर हम गिरवी रखेंगे वो रखेंगे 1,50,000 की। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी हमारे पास 1,50,000। ये मैंने क्वेश्चन की जनरल एंट्रीज तो कर दी। सेकंड पार्ट क्वेश्चन ने ये भी पूछा है कि हमें इस क्वेश्चन में बनानी है बैलेंस शीट। ठीक है, तो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अब समझना बैलेंस शीट में क्या क्या चीज आती है। जब भी हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट हमेशा सिर्फ बैलेंस को शो करती है, और बैलेंस का मतलब होता है अगर हमने किसी अकाउंट को ओपन किया और अगर उस अकाउंट को हमने क्लोज नहीं किया तो अकाउंट हमारी बुक्स में ओपन रहता है। जब साल के एंड में हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो उस अकाउंट को एज इट इज बैलेंस शीट में भी अपने को लिखना पड़ता है अगर अकाउंट ओपन पड़ा है तो। ठीक है, बशर्ते वो एसेट्स और लायबिलिटीज होनी चाहिए। तो यहां पर ध्यान से देखना, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट को मैंने क्रेडिट किया और यहाँ डेबिट कर दिया, तो ये तो हमारी बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। ठीक है, पहले मैं ये बता देता हूँ डायरेक्टली एक ओवरव्यू में कि हमारे पास बैलेंस शीट में क्या क्या आने वाला है। हमने कहा ये तो बैलेंस शीट में कहीं नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट खोला और अकाउंट बंद कर दिया, फिनिश हो गया। फिर हमने अर्नव लिमिटेड का ध्यान से देखना, अकाउंट ओपन किया, अर्नव लिमिटेड का अकाउंट क्रेडिट भी हुआ डेबिट भी हुआ, ये भी कहीं नहीं आएगा। अकाउंट ओपन भी किया और क्लोज भी कर दिया। ठीक है, और बाकी हमारे पास में यहाँ कुछ नहीं है। अब ये 4 चीजें तो, 2 चीजें तो हमारे पास में नहीं आएगी, डिबेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट और अर्नव लिमिटेड का अकाउंट। बाकी सारी चीजें हमें बैलेंस शीट में शो करनी है। ठीक है, बैलेंस शीट में 2 साइड्स होती है, डेबिट एंड क्रेडिट, सॉरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है, एसेट्स हमेशा याद रखना, अगर आपने किसी अकाउंट को डेबिट किया है तो वो हमेशा एसेट साइड में रिप्रेजेंट होता है, और अगर हमने किसी अकाउंट को क्रेडिट किया यानी हमने उसको लायबिलिटी बना दिया, ठीक है, तो लायबिलिटी साइड में जाएगा। बैंक अकाउंट की बात की जाए तो ये कहाँ जाएगा? एसेट्स में। कौन से एसेट्स में है? ये जाएगा करंट एसेट्स, और उसमें भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा बैलेंस शीट का फॉर्मेट बना लूं ताकि हमें पता चल जाए इतने स्पेस में बैलेंस शीट बनेगी। ये मैंने यहाँ लिख दिया बैलेंस शीट, बैलेंस शीट। ठीक है, तो ये पहले एक ओवरव्यू में देख लेते हैं कौन सी चीज कहाँ जाने वाली है। ये कहीं नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा। परसेंटेज डिबेंचर्स हमेशा याद रखना, बोरोविंग्स होती है, हमने उधार लिया होता है लोगों से पैसा, इसलिए ये लायबिलिटीज में जाती है। और कौन सी लायबिलिटीज में? नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। ठीक है, तो ये जाएगा नॉन करंट लायबिलिटीज और उसमें लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, इस पर मैंने क्लास बना रखी है बैलेंस शीट की, 10 चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया था, जिसमें फर्स्ट वीडियो वहां पर अपलोड हो चुका है, बैलेंस शीट किस तरीके से बनाई जाती है, वहां वापस मैंने ये चीज समझाई है। ठीक है, तो वहां से पढ़ो, यहाँ से पढ़ो। डायरेक्टली इस क्वेश्चन में छोटा सा पार्ट है बैलेंस शीट का, जिसमें हमें कुछ चीजें हैं जो याद रखनी है कि ये चीज कहाँ कहाँ जाएगी। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कहा जाता है शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, दोनों ही लायबिलिटीज में आएगा क्योंकि क्रेडिट हो रखे हैं। कंप्यूटर हमारे लिए एसेट्स है, और कौन सी एसेट्स है? फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स मतलब लॉन्ग टर्म के लिए जो यूज में ली जाती है वहां जाएगा। फिक्स्ड एसेट्स में भी कहा जाएगा? ये टेंजिबल एसेट्स में। क्लियर, ये कहीं नहीं आएगा, ये कहीं नहीं आएगा। डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स नॉन करंट एसेट्स में, अदर करंट एसेट्स के अंदर जाने वाला है। ठीक है, अगेन परसेंटेज डिबेंचर हम कवर कर चुके हैं, लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स। ठीक है, बैंक अकाउंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। बैंक लोन जो है वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में जाएगा, ये भी उधार लिया हमने पैसा। डिबेंचर सस्पेंस और ये दोनों आपस में एडजस्ट हो जाएंगे लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स में। तो ये हमारे पास में बैलेंस शीट की सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी मैंने, इसको एक बार वापस ओवरव्यू कर लीजिएगा। सबसे फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ए पॉइंट, इक्विटी एंड लायबिलिटी। इक्विटी एंड लायबिलिटी में सबसे फर्स्ट पॉइंट शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड में
तीन चीजें आती हैं, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ठीक है, शेयर कैपिटल हमारे पास है नहीं, रिजर्व एंड सरप्लस में एक चीज आ रखी है सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया जाता है, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट यहाँ पर नहीं है। यानी इसके अंदर हम लिखने वाले हैं फर्स्ट पॉइंट सिक्योरिटी प्रीमियम, और सिक्योरिटी प्रीमियम में ये वाला अमाउंट आने वाला है। ठीक है, जो जो हम बैलेंस शीट में लिख देंगे उसको राइट करते जाएंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना, 60,000 सीधा लिख देंगे बाहर। ठीक है, फिर बी पॉइंट आएगा नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटीज के अंदर हमारे पास में सबसे फर्स्ट पॉइंट आएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जिसमें हमारे पास बहुत सारी चीजें। तो फर्स्ट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, और लॉन्ग टर्म बोरोइंग में एक तो हम लिखने वाले हैं 8% डिवेंचर्स, 8% डिवेंचर। अब इसके लिए क्योंकि हमने 2-3 जगह डिवेंचर्स यूज लिया है, उन सब की टोटल कर लेते हैं। 8% डिवेंचर 3 लाख तो मैंने यहाँ इशू किए 3 लाख। ठीक है, फिर हमारे पास 8% डिवेंचर ये रहे 1,50,000 प्लस 1,50,000। ठीक है, और ये रहे हमारे पास 1,50,000 के और प्लस 1,50,000, टोटल 6 लाख रुपीज के डिवेंचर्स में एक बार अंदर ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अंदर इसलिए क्योंकि इसमें से एक चीज माइनस भी करनी है। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस किया था, कोलेटरल सिक्योरिटी में अगर जब भी आप डिवेंचर्स इश्यू करने की या मॉर्गेज रखने की एंट्री करते हो तो इस डिवेंचर सस्पेंस को लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में से ही माइनस करके दिखा जाता है। ठीक है, तो ये जो डिवेंचर सस्पेंस है इसको यहीं से हम माइनस करेंगे डिवेंचर सस्पेंस, लेकिन डिवेंचर सस्पेंस में अमाउंट ओनली कितना है 1,50,000। ठीक है, 1,50,000, तो नेट हमारे पास अमाउंट बच जाएगा 4,50,000, यहाँ जाएगा बाहर। क्लियर, तो जो जो हम कर चुके राइट में मार देते हैं। डिवेंचर्स भी हो गया, डिवेंचर्स भी हो गया, डिवेंचर्स भी हो गया, डिवेंचर सस्पेंस भी हो गया, एंड अब बैंक लोन। बैंक लोन भी लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा, यहीं पे लिख देना इसको बैंक लोन, और सीधा अमाउंट बाहर चला जाएगा बैंक लोन में कितना 1 लाख रुपीज, 1 लाख रुपीज। ठीक है, तो बैंक लोन भी हो गया। अब क्या क्या बच गया हमारे पास, बैंक लिखना है, ये दोनों चीजें हो गई। कंप्यूटर बाकी एसेट्स में आएगा, लाइबिलिटीज की हमने लगभग सारी चीजें लिख दी। ठीक है, तो ये लाइबिलिटीज अपन करते हैं खत्म। अब बी पार्ट आएगा हमारे पास में एसेट्स, और एसेट्स में सबसे फर्स्ट पॉइंट हम लिखने वाले हैं नॉन करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स के अंदर सबसे फर्स्ट पॉइंट हमारे पास में आएगा फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, और फिक्स एसेट्स में भी हमारे पास में आएगा टेंजिबल फिक्स एसेट्स। टेंजिबल मतलब दृश्य संपत्ति जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लिखने वाले हैं कंप्यूटर अकाउंट। ठीक है, कंप्यूटर हमारे पास में ये रहा 1,25,000 का कंप्यूटर हमने परचेज किया था, ये आ गया यहाँ पर। कंप्यूटर को भी अपन एंट्री कर चुके हैं। ठीक है, ये भी हो गया, अन्नव लिमिटेड भी हो गया। एक डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, ये भी नॉन करंट एसेट्स में कहा आता है, अदर नॉन करंट एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो इसी के अंदर अब डायरेक्टली आएंगे अपन अदर नॉन करंट एसेट्स। देखो ये चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। ठीक है, इनमें समझने ऐसा कुछ नहीं है, समझाने के लिए मैंने बैलेंस शीट समझा रखी है आपको, वहां से आप और अच्छे तरीके से समझें उसको। अदर नॉन करंट एसेट्स में डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, कितना बैलेंस है इसका 25,000। ठीक है, कंप्यूटर आ गया, ये आ गया। अब एक तो रह गया बैंक हमारे पास में, ये दोनों चीजें हो चुकी है ऑलरेडी, क्योंकि ये लिखनी नहीं है इसलिए मैं राइट मार देता हूँ। ठीक है, अब हमारे पास सिर्फ एक चीज बच गई है, बैंक अकाउंट एंड बैंक अकाउंट। ठीक है, जो आता है करंट एसेट्स के अंदर डी पॉइंट करंट एसेट्स में भी कहा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और उसमें भी हम लिखेंगे इस चीज को बैंक अकाउंट फर्स्ट पॉइंट। अब बैंक अकाउंट की टोटल कर लीजिए 3 लाख, तो यहाँ पर आ जाएंगे और 1 लाख यहाँ आ जाएंगे, 360 एंड 1 लाख।
3,60,000 प्लस 1 लाख, टोटल मिलाकर 4,60,000, 4,60,000। बस ये बन गई हमारी बैलेंस शीट। दोनों साइड की टोटल कर लीजिए, मैच होनी चाहिए। 6,10,000, 6,10,000। ठीक है, इसकी भी 4 और 1 50, 6,10,000, 6,10,000। ठीक है, तो ये है हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 18। कल हम करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इसके अंदर। रिमेनिंग जो क्वेश्चन आपके पेंडिंग है, फिर कह रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन अब थोड़े नहीं पूरे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए, थैंक यू।